So we are going to start the new chapter, that is the basics of chemistry. So class 11th का फाइनली फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बाकी क्लासेस के चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए थे वो भी कंटिन्यू होंगे. सो बेसिकली इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक विल बी मैटर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बाकी आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है, साइंटिफिक नोटेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक थ्योरीज, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मासेस, मोल कॉन्सेप्ट्स, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट. सो ये सारे टॉपिक्स एंड फ्यू अदर टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज़ मैटर. So anything which occupies space and have some mass is known as matter. So ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास होता है तो उसे हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं. सो इसमें टर्म्स आते हैं वॉल्यूम एंड मास. सो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड थिंग्स वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एज वेल. सो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स और एटम्स. सो मतलब जिन एटम्स या जिन पार्टिकल से मैटर बना हुआ है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो उनकी वॉल्यूम कहलाती है. ओके. और मास क्या होता है, सो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सैम्पल. सो कोई भी सैम्पल ले लो आप, सपोज यू हैव अ सैम्पल ऑफ फ्रूट और यू हैव अ सैम्पल ऑफ स्पंज और यू हैव अ सैम्पल ऑफ पेन, पेंसिल, एनीथिंग. सो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, सो वो उसका मास होगा. सो मास और वेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़. फिज़िक्स में तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि मास जो होता है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कंटेंट जो होता है मैटर का वो मास कहलाता है. और उस पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इज़ इक्वल टू mg या W इज़ इक्वल टू mg, सो उस कंडीशन में हम उसे वेट कहते हैं. ओके. सो वेट जो होता है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट और जो मास होता है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो वॉल्यूम का प्रॉपर्टी देख लो, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर. आप जब प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस करोगे तो वॉल्यूम ऑलवेज चेंजेस. बट मास की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. इसको हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आगे डिस्कस करेंगे. सो मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म. सो जो लास्ट पॉइंट था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. सी इसमें हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ आइस है. आइस एवरीवन नोज. सो आइस जो होता है दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सो 10 ग्राम आइस अगर मेल्ट होती है तो आपको वाटर कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 10 ग्राम वाटर ही मिलेगा. और अगर उसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वाटर को आप बॉईल करते हो और स्टीम में कन्वर्ट करते हो जिसमें स्टीम एस्केप ना हो, ठीक है, जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर था वो पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से मास का कोई भी लॉस नहीं होगा. सो जो तुम्हें स्टीम मिलेगी दैट विल ऑल्सो बी 10 ग्राम. ओके. सो जो मैटर होता है वो डिस्ट्रक्टिबल होता है. आप उस पर टेम्परेचर ये सारी चीज़ें अप्लाई करो बट मैटर की जो क्वांटिटी है यूनिवर्स में वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. इट विल नेवर चेंज. ओके. सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम पढ़ते हैं सो उसके रूल्स को फॉलो करते हैं. ओके. सो आगे पढ़ते हैं. सो मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं. दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिकली, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग किस तरह से मैटर एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले 3 बेसिक स्टेट्स सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं. और भी 2 स्टेट्स होते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, जिसे हायर क्लासेस में आप स्टडी कर सकते हैं. सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एटॉमिक लेवल पे अगर आप जाओगे तो बस इनका अरेंजमेंट देखना है कि सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं कितने क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, लिक्विड्स के उससे थोड़ा दूर होते हैं, गैस के जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. सो वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं. बेसिकली जूनियर क्लासेस में यू माइट हैव स्टडीड बट स्टिल वी हैव टू स्टडी. सो लेट्स गो ऑन विद द सॉलिड्स. सो सॉलिड जो होते हैं दे आर बेसिकली रिजिड. सो रिजिड होते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम.
द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। एक एक पॉइंट हम समझेंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑक्यूपाई डेफिनेट पोजीशंस, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सी लास्ट वाला जो पॉइंट है उसी के बेसिस पे ये सारे ऊपर की प्रॉपर्टीज़ आती है, ठीक है। सपोज़ अगर हम कुछ एटम्स या पार्टिकल्स की बात करें, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, सो अगर उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इतनी कम एनर्जी कि वो मूव ही नहीं कर सकते, तो वो शेप कैसे चेंज करेंगे? ऑब्वियसली दे कैन नॉट चेंज द शेप। इफ़ द शेप इज़ फिक्स्ड देन वॉल्यूम इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, सो वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी। ओके, अब हमने एनर्जी तो एकदम कम रखी है एटम्स की, मतलब हमने नहीं रखी है, इट इज़ नेचुरल, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ मिनिमम, so they will occupy definite positions, they cannot move from here and there, okay, or since they have minimum amount of energy, so they will be very close to each other। अगर ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वो इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे कि गैस के केसेस में होता है। ओके, सो चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर से इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या स्टेट्स कैन चेंज, ओके, बट ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हम गैसेस के केस में होते हैं कि टेम्परेचर आप कम कर दो, प्रेशर आप बढ़ा दो तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। सॉलिड्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो होपफुली दिस इज अंडरस्टूड। सो देखते हैं लिक्विड के बारे में क्या बोल रहे हैं। सो लिक्विड्स दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। से लिक्विड्स में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता बट वॉल्यूम जो होती है उनकी फिक्स्ड होती है। इसको भी हम लास्ट पॉइंट को बेस बनाकर अगर हम स्टडी करें तो हमें सारे लिक्विड्स की प्रॉपर्टी हमें समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम्स। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर दैन गैसेस, बट सॉलिड्स के कंपैरिजन में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर distant from each other. Okay, the particles have more energy as compared to particles in the solids. See, this is the main basic point. So particles के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी होगी मतलब वो इधर उधर मूव करेंगे। सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज़ बिकॉज ऑफ दैट। डेफिनेट शेप नहीं होगा क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक जगह टिक नहीं पा रहे, एक जगह रह नहीं पा रहे, एनर्जी ज़्यादा है ना, तो उनका शेप ऑब्वियसली फिक्स हो, शेप फिक्स नहीं होगा। ओके, सो दे विल नॉट दैट क्लोज एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट गैस के कंपैरिजन में उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सो वो काफ़ी पास पास मिलेंगे हमें, ठीक है। वॉल्यूम इनकी फिक्स्ड रहेगी। वॉल्यूम अगर आप देखो कि अगर आपने किसी ग्लास में 10 ml वाटर लिया है, अगर उसे किसी आप बॉटल में ट्रांसफ़र करोगे, सो 10 ml लिया था, सो वो वॉल्यूम जो रहेगी, जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो 10 ml ही बॉटल में भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्टिकल्स इधर उधर एस्केप कर गए, ठीक है, इट डजेंट अकर्स, बट हाँ कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, सो उन केस में वॉल्यूम जो होती है वो कम होते जाती है, ठीक है, दैट आर एक्सेप्शनल केसेस। सो गैसेस को देख लेते हैं। सो गैसेस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे फिल द कंप्लीट वेसल इन विच दे आर कन्फाइंड, देयर इज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम्स, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, द पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सी, अब एनर्जी को ही हम बेस बना के सारे स्टेट्स को कंसिडर करते हैं। सी, अगर पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो इधर उधर मूव करेंगे। सो मूव करेंगे मतलब क्या होगा, जो शेप होगा दैट विल नॉट बी डेफिनेट। सिंस गैसियस पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो क्या करते हैं कि वो जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, सो वॉल्यूम उनकी फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप वॉल्यूम मेजर करने जाओगे तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम आपको कभी नहीं मिलती। इसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दे फिल द कंप्लीट वेसल इन विच दे आर कन्फाइंड। सपोज आपने एक बॉक्स में कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे हैं, तो गैस के पार्टिकल्स ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कॉर्नर पे जाके बैठ जाएंगे, वो पूरे वेसल को कन्फाइन कर लेंगे, मतलब पूरे वेसल में फैल जाएंगे इधर उधर। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो देयर इज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम्स। से अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाओगे मतलब क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को पास पास लेकर आ रहे हो, तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, मतलब उनकी जो वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे मतलब उससे क्या होगा, उनकी वॉल्यूम जो होगी वो भी कम हो जाएगी। ओके, सिंस दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत
एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ओके, मोशन बहुत ज़्यादा होगा, कंटिन्यूसली मूव करते हुए हमको दिखते हैं। सो गैस पार्टिकल्स आर लाइक दैट। सो नेक्स्ट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सी ये सबने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं आइस का। सो आइस अगर हम सॉलिड स्टेट में कंसिडर करते हैं तो आइस इज़ अ सॉलिड, एंड अगर उस पर थोड़ा सा टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ओके, या फिर अगर इजी लैंग्वेज में बोलना है तो मेल्टिंग। ओके, सो देन लिक्विड स्टेट में हमें मिल गया। अब थोड़ा और टेम्परेचर दे दो। सो और टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टीम इज़ अ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ओके, सो अब वापस गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। सो जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो पार्टिकल्स जो गैस के थे वो दूर दूर थे, अब क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, तो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म कंडेंस स्टेट। सो द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अब लिक्विड को वापस सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फ्रीज़र में रख दो। सो द प्रोसेस विल बी नोन एज फ्रीजिंग, ये सभी को पता है। ओके, वन मोर प्रोसेस इज देयर, सॉलिड विच गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन बेसिकली होता है कि आप कोई सॉलिड लो, जैसे कि कैम्फर, घर पे कपूर होता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड, उसको आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में ना जाके डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। और इसका रिवर्स भी होता है, जब आप उसको ठंडा कर दोगे या फिर उसके वेपर्स को कलेक्ट करके वापस आप उसको कम टेम्परेचर पे लाओगे, सो इट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। ओके, सो केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सो मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सो एक होता है मिक्सचर्स एंड द अदर वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस। सो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो फर्दर सब क्लासिफाइड होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो फर्दर सब क्लासिफाइड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सिमिलरली जो मिक्सचर्स होते हैं, सो मिक्सचर्स आर ऑल्सो सब क्लासिफाइड इनटू two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So one by one we will study what this classification is all about. Okay, so let's start. So pure substances से हम start करते हैं। So pure substances में first part जो हम पढ़ते हैं that are elements. So elements क्या होते हैं, they cannot be decomposed into simpler substances। मतलब elements ऐसे substances होते हैं कि उनसे simple substance आपको, अगर आप break down करोगे तो उनसे simple substance आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सो H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर उसको आप तोड़ते जाओगे तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन का ही एटम मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। सो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट जो हुआ दैट बिकम इनकरेक्ट। सो बेसिकली एलिमेंट्स का जो डेफिनेशन था वो चेंज हुआ। सो नया डेफिनेशन अब एलिमेंट्स का ये पढ़ते हैं हम कि दे आर द सिंपल individual which has a definite atomic number and has a definite position in the periodic table. So periodic table सबने पढ़ा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। So this is a periodic table. अब जो एलिमेंट होता है वो एक सिंपल इंडिविजुअल है, मतलब इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, उसका एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर होगा और उसकी एक डेफिनेट पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली दीज आर ऑल अबाउट एलिमेंट्स। सो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट होता है और जो यूरेनियम होता है दैट इज़ द हेवीएस्ट एलिमेंट। सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। सो ये याद रखना, फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं बाय मास। ओके, सो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिक्स हो जाते हैं किसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में तो हमें मिलते हैं कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, सी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं किसी फिक्स रेशियो में, जैसे कि 2:1 रेशियो में अगर कंबाइन होंगे तो हमें मिलेगा वाटर, और अगर 1:1 रेशियो में कंबाइन होंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड। सो रेशियो फिक्स्ड है, अगर रेशियो चेंज होता है तो कंपाउंड जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सी वाटर जो फॉर्म होता है, वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, ये दोनों कंबाइन होती है तो हमें वाटर मिलता है। सो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखिए आप हाइड्रोजन, पता है आपको, हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल गैस होती है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। आग के आप आसपास लेके जाओगे तो उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होती है, इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, आग को सपोर्ट करती है जलने के लिए। नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। जब दोनों एलिमेंट मिल गए तो प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अब वाटर जो है ये आग के ऑपोजिट काम करता है, मतलब उसको बुझाने के लिए काम आता है, ठीक है। सो क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। ओके, सो देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है। एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स। सी, आप ऐसा नहीं होता कि अगर आपने वाटर बनाया तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे खींचो और अलग अलग हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एनालॉजी। सो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से जेड तक, ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो अगर उनका कॉम्बिनेशन करो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं। सिमिलरली एलिमेंट्स को भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइन करोगे तो आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। सो ये एनालॉजी को याद रखो, सो आपको ईजिली डेफिनेशन याद रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो कंपाउंड्स अब दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सो एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी केमिस्ट्री सेपरेट चलती है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग पढ़ेंगे। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, रॉक्स एंड मिनरल्स। सी यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रही है, इमेज दिख रही है, यहाँ पे रॉक्स एंड मिनरल्स इस टाइप के आपने बहुत सारे देखे होंगे। सो बेसिकली दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब अर्थ क्रस्ट को आप थोड़ा सा खुदाई करते हो तो उसमें से आपको ये सारे कंपाउंड्स रॉक्स के फॉर्म्स में मिलते हैं या फिर मिनरल्स के फॉर्म्स में मिलते हैं। फिर उसको केमिकल प्रोसेस करके हम उसमें से अलग अलग मेटल्स, अलग अलग एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहे तो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दे आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दे आर वेरी वेरी लार्ज इन नंबर्स। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं सो दे कम अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सी यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख पा रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये हम जनरल टर्म्स में, बायो में आपने पढ़ा होगा कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, देन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ओके, क्रोमोसोम्स, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, प्रोटीन के बारे में है, लिपिड्स के बारे में है। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ओके, सो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या होता है बेसिकली, अब देखो सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो ये फ़ोटो देखो। तो यहाँ पे आपको एक मिक्सचर दिख रहा है जो कि खाने वाला मिक्सचर है, ठीक है। सो इसमें क्या है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को आपने मिक्स कर दिया है और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इससे चेंज किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ अ मिक्सचर। इसमें जो मिक्सिंग होती है कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से इसे मिक्स कर सकते हो और अपने हिसाब से इसे सेपरेट भी कर सकते हो अलग अलग। सो सिमिलरली जो केमिस्ट्री में हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं, सो इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस, आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी प्रपोर्शन, मतलब रेशियो फिक्स नहीं होगा, आप उसे कैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। सब्सटेंसेस विच फॉर्म्स अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स एंड द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ओके, जो सब्सटेंस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं उन्हें कंपोनेंट्स बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए वाटर। तो वाटर में अगर हम ऐड करते हैं शुगर तो वाटर एक कंपोनेंट कहलाएगा, दैट इज़ द लिक्विड कंपोनेंट, और जो शुगर होगा वो एक कंपोनेंट कहलाएगा, दैट इज़ द सॉलिड कंपोनेंट। और उनकी आइडेंटिटी है होती है जो वो दे डू नॉट लूज, उन्हें हम वापस गेन कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमारे पास है दो टाइप ऑफ मिक्सचर, वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज़ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो होमोजीनियस मिक्सचर की खास बात क्या है, सो दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन,
मतलब कि एक बार आपने मिक्सचर बनाया तो उसमें जो पार्टिकल्स आपने ऐड किए हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे आपका जो सिस्टम होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सो शुगर के पार्टिकल्स आप जब वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में पूरी तरह से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। ठीक है, अब आपने इसमें लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व किया है तो अब इसको मिक्स कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा कोई फेज़ दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक फेज़ दिख रहा है एंड दैट इज़ द लिक्विड फेज़। ठीक है, सॉलिड जो फेज़ था वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर चुका है, मतलब वो स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट जब सोल्यूशन बन जाता है तो दैट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। अब शुगर आपने डिज़ोल्व कर दिया तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। सो आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि इफ़ यू स्टडी प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो सारे डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी सेम, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखेगी आपको। ठीक है, आप जिस भी डायरेक्शन में स्टडी करोगे सो दैट विल बी आइसोट्रोपिक इन नेचर। सो एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं एलॉयज, सॉल्ट सॉल्यूशन, sugar solution, iodine in CCl4. Okay, this is I2 in CCl4. So basically this is all about homogeneous mixture. Isotropy को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, what is isotropy. So heterogeneous mixture, so heterogeneous mixture का मतलब ये होता है कि it has a non uniform composition. non uniform मतलब कि इसके जो particles होंगे equal distribution नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे। ओके, सो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। सो मतलब यहाँ पे देख लो, आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे सॉलिड फेज भी आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में, और ये लिक्विड फेज भी दिख रहा है, मतलब 2 फेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइस। सो दिख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स। ओके, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करोगे तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखेगी। सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, यहाँ पे सैंड की कंसिस्टेंसी कम है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखेगी। सो बेसिकली एनाइसोट्रोपी का मतलब ये होता है। सो एग्जांपल्स क्या क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, सल्फर एंड सैंड, सैंड इन वाटर, आयरन एंड सैंड एंड स्मोक। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो आगे देखते हैं। So changes. So changes are basically of 2 types. One is physical change, the second is chemical change. ये सारी चीज़ें आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। So physical change क्या होता है, बेसिकली स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। Solid get converted into liquid, liquid gets converted into gases and so on. So chemical identity होती है वो हमेशा इंटैक्ट होती है। जैसे कि अगर आपने आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया वाटर में, सो उसका फार्मूला हमेशा H2O था, आइस में भी, वाटर में भी H2O होगा, और स्टीम के फॉर्मेशन में जाएगी तब भी उसका फार्मूला H2O होगा। मतलब केमिकल आइडेंटिटी जो होगी वो इंटैक्ट रहेगी। ओके, दे डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने वाटर को गर्म किया और आपको कुछ नया ही चीज़ मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो दे डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। मास रिमेन सेम, मास के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया है। मास अगर आपने 10 ग्राम आइस को मेल्ट किया तो 10 ग्राम वाटर मिलेगा, और उसे क्लोज्ड कंडीशन में अगर आप स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो भी आपको 10 ग्राम की स्टीम मिल जाएगी। ओके, इट्स अ टेम्परेरी चेंज एंड इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। सो जैसे ही आप टेम्परेचर कंडीशंस वापस चेंज कर दोगे, जो फिजिकल स्टेट होगा वो वापस चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट केमिकल चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। सो केमिकल चेंज में जो होता है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड और उन्हें प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स बोला जाता है। ये केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, एग्जांपल में आप ले लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम मिक्स करें तो हमें मिलेगा वाटर। सो स्टार्टिंग मटेरियल जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जो नया सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज़ प्रोडक्ट्स। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। सी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आयरन है, सो आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लो तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। सो रस्ट जो फॉर्म हुई है उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, Fe2O3.XH2O जो भी होगा। ठीक है, सो ये कॉम्पोजिशन स्टार्टिंग मटेरियल से डिफरेंट है ना। ओके, सो इट इज़ अ परमानेंट चेंज
एंड जनरली इरिवर्सिबल होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस कि कुछ चेंजेस को हम रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल चेंज. सो फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज, आइदर फिजिकल और केमिकल चेंज, एनर्जी इज़ ऑलवेज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज. ठीक है, एनर्जी या तो रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी. रिलीज़ होती तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एब्जॉर्ब होती तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सो बस लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आगे के टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे. ओके, सी यू देन.